जैसा कि हमने कार्टिलेज में देखा था कि वो सॉलिड होता है और प्लायबल होता है, मतलब कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन बेचारी बोन ऐसी होती नहीं है, ये तो हार्ड होती है और नॉन प्लायबल होती है। नॉन प्लायबल का मतलब ये कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकती बेचारी, अगर ज़्यादा जोर लगाया ना तो मैं तो टूट जाऊंगी, ऐसा बोलती है ये, ठीक है, नॉन प्लायबल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बोन की कंपोजिशन की, ठीक है। बोन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या कंपोजिशन होती है उसकी। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स में सीधी सी बात, मेनली कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। डन, ओके। मैट्रिक्स में, ओके, मैट्रिक्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स में 30 से 40%, 30 to 40% तो ऑर्गेनिक मैटर होता है और मैक्सिमम पार्ट इनऑर्गेनिक है। देख लो, बोन के अंदर मैक्सिमम पार्ट इनऑर्गेनिक है। 60 to 70% ऑफ द पार्ट ऑफ बोन मैट्रिक्स इज इनऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक तो 30-40% ही है, बेचारा कम है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर में, मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक जितना पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, फाइबर्स आते हैं, ऑब्वियसली फाइबर्स तो ऑर्गेनिक ही है, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स। और प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन मेनली कौन सा होता है, ओसिन प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जो कुत्ता होता है ना, डॉग, वो बहुत ऐसे हड्डी के पीछे पड़ा रहता है, उसको एकदम ऐसे लॉलीपॉप की तरह चाटता रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसको से मजा आता है। ये जो ओसिन प्रोटीन है, इसकी क्या बोलते हैं उसको, मतलब खुशबू, मतलब एक तरीके से उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो इसलिए वो इस प्रोटीन के लिए हड्डी को खाता है, ओसिन प्रोटीन। तो बोन में कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, चलो। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, तो बोन के मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर फाइबर्स, प्रोटीन, ओसिन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की। यार देखो, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है और मैक्सिमम पार्ट इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। देखो, मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, अब इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि 85% प्रेजेंट होता है। 85%, जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें 85% तो कैल्शियम फॉस्फेट ही है, 10% बाकी का कैल्शियम कार्बोनेट है, और बाकी के बचे खुचे 5% में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बाकी के आयंस आते हैं, बचे खुचे 5% में। 85% क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा कि बोन में इनऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयंस, ठीक है। अब कंपोजिशन में फाइबर्स पढ़ लिए, मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि बोन के अंदर सेल्स कौन सी होती हैं। जैसे हमने कार्टिलेज में देखा था कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ऐसे करके सेल्स आई थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वैसी क्लासिफिकेशन है। ऑस्टियो लग जाएगा, बस कॉन्ड्रियो की जगह ऑस्टियो लग जाएगा, देख लो, ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, मैं बता दूं, इनका काम होता है डिवीजन करना। ये इमेच्योर सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करती रहती हैं, ग्रोथ कराती हैं ये बोन की, है ना, इन्हीं की वजह से बोन की ग्रोथ होती है। अच्छा, एक बात बताऊं, ऑस्टियोब्लास्ट की लोकेशन क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है, और इससे मैं एक पॉइंट समझाऊंगा आपको इस लोकेशन के बेसिस पर, वो देखना, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। देखो, ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वो आउटर और इनर दोनों पेरीफेरी पर प्रेजेंट होती है। देखो, बोन अपनी ऐसी होती है ना, देखो अपनी, जैसे मैं सिंपल ऐसे पाइप बनाता हूँ, ये बोन है अपनी, जैसे मान लो बाहर से ये, अंदर एक कैनाल होती है ना जहाँ पर बोन मैरो भी होता है, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है ना, ये बाहर वाली पेरीफेरी पे प्रेजेंट है और अंदर वाली पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये दोनों पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। लेकिन जब हमने कॉन्ड्रियोब्लास्ट की बात करी थी ना कार्टिलेज में, इससे पहले पढ़ा था कार्टिलेज, तो वहाँ पर जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल थी वो केवल आउटर पेरीफेरी पे थी, वो इनर पेरीफेरी पे नहीं प्रेजेंट थी।
अब चूंकि ये ओस्टियोब्लास्ट सेल दोनों पेरीफेरी पर, आउटर और इनर दोनों साइड प्रेजेंट है, इसीलिए बोन की जो ग्रोथ होती है बेटा जी, वो ग्रोथ कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। ये भाई बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों डायरेक्शन में बोन ग्रो करती है। ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल बिकॉज ओस्टियोब्लास्ट इज प्रेजेंट इन आउटर एंड इनर पेरीफेरी बोथ। और कार्टिलेज की ग्रोथ अगर आपसे कोई पूछ रहे तो वो यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, बाहर से अंदर ही होती है, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो केवल आउटर पेरीफेरी पे होती हैं, इनर पेरीफेरी पर वो सेल्स नहीं होती हैं, इसीलिए कार्टिलेज की ग्रोथ यूनी डायरेक्शनल होती है। बात समझ में आई? चलो समझ में आ चुकी है बात तो बच्चों को। हे मेरा भाई का बी मिट गया भाई, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ना ऑस्टियोसाइट की बात कर लेते हैं। ऑस्टियोसाइट मैच्योर होती हैं, ये लेक्यूना में प्रेजेंट होती हैं। किस में प्रेजेंट होती हैं? लेक्यूना में प्रेजेंट होती हैं। और इनमें एक खास बात है, हमने अब देखो, मैं अगर आपने कार्टिलेज वाला पोर्शन नहीं देखा तो पीछे जाके कार्टिलेज पढ़िए एक बार, क्योंकि मैं बार बार कार्टिलेज के कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, उससे कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो आपको वो पढ़ना ज़रूरी है एक बार। तो ऑस्टियोसाइट की बात करें तो ऑस्टियोसाइट लेक्यूना में प्रेजेंट होती हैं। अब एक लेक्यूना के अंदर केवल एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है। देखो कॉन्ड्रियोसाइट्स में हमने देखा था कि एक लेक्यूना के अंदर वन और मोर, मतलब एक या दो प्रेजेंट हो सकती थी कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज में, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑस्टियोसाइट है ना, ये एक लेक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होगी। एक लेक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट, स्ट्रिक्टली एक लेक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट ही प्रेजेंट होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो चलो अच्छी बात हुई अगर आ गई तो कुल मिलाकर के अगर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट को साथ में देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों बहनें बोन मैट्रिक्स की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दोनों बहनें हंसती रहती हैं, बोन मैट्रिक्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ना, ये तो वही मैंने बोल दिया ना, इसका काम है खाना। क्लास्ट मतलब खत्म, खल्लास करना, खत्म करना, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये तो बोन रिजॉर्प्शन करता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन रिजॉर्प्शन करता है। देखो एक चीज़ है, ये ऑस्टियोक्लास्ट का एक रोल है जिससे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है ना, उसका लेवल ज़्यादा होता है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, मेनोपॉज हो जाता है उनका एक एज के बाद, तब उसके बाद में क्या होगा? एस्ट्रोजन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है तो ये जो ऑस्टियोसाइट्स होंगी ना, ये एक्टिव हो जाएंगी, है ना। जब ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये इन ऑस्टियोक्लास्ट सेल को, ऑस्टियोसाइट्स एक्टिव नहीं होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होंगे, हाँ। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये एस्ट्रोजन का लेवल इस ऑस्टियोक्लास्ट के एक्शन को कंट्रोल में रखता है कि भाई कम बोन रिजॉर्प्शन होना चाहिए। लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो गया खुद, तो अब इसके एक्शन को कौन रोकेगा? अब तो ऐसे हो गया ना कि जब तक घर में पापा हैं बच्चा कंट्रोल में है, घर से पापा गए, कोई बड़ा गया, घर खाली, बच्चा मौज मस्ती में बढ़िया एकदम एन मस्ती मज़े में करना बस सब काम। तो यही बात है, एस्ट्रोजन कम होते ही ऑस्टियोक्लास्ट एकदम फ्री हो जाती है और वो अपना काम करने लगती है। उसका काम क्या है? बोन रिजॉर्प्शन करना। उसकी वजह से लेडीज़ में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं एक एज के बाद। ऑस्टियोपोरोसिस आपको सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने ऊपर आपको डायग्राम दिखाया था, ये तो क्या है? कार्टिलेज है, इसको समझाया भी था मैंने, कार्टिलेज का है, मैंने सब ऊपर बताया आपको पिछले पार्ट में, है ना। अब अपन पढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। भाई ये जो है ना, ये फिगर, ये बोन है हमारी, ये बोन को रिप्रेजेंट कर रही है एनसीईआरटी की फिगर। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। काम तो उतना ही आएगा जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आए तो थोड़ा सा आगे जाकर समझते हैं हम चीज़ों को। तो देखो आपको ये जो बीच में ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, जिसको मैंने थोड़ा सा पर्पल कर दिया है, ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, ये
हैवर्शियन कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये है हैवर्शियन कैनाल, बिल्कुल सेंटर में अगर मेरा एरो देख रहे हो आप तो हैवर्शियन कैनाल है, ठीक है। अब ये जो हैवर्शियन कैनाल है इसके अंदर आर्टरी, वेन, नर्व्स, लिम्फ वेसल सब प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ओस्टियोसाइट सेल को। बोन सेल जो होती है ना, ओस्टियोसाइट्स जो बोन को मेंटेन करके रखती हैं, ओस्टियोसाइट्स जो होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। बोन सेल यानी ओस्टियोसाइट, ठीक है, ओस्टियोसाइट बोन सेल। अगर आपको पूछे बोन सेल कौन सी होती है तो आप ओस्टियोसाइट बताएंगे, ना कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। वो तो केवल एक बार ग्रोथ बनाती है, मेंटेनेंस तो यही करती हैं ओस्टियोसाइट्स। तो बोन सेल्स हो गई। एक लैक्यूने में सिंगल प्रेजेंट होती है, मैंने लिखा है सिंगल इन वन लैक्यूने, पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। और ये हैवर्शियन कैनाल है, इसमें इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो ये बोन को बोन के न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ओस्टियोसाइट के न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये देखो हैवर्शियन कैनाल एक यहाँ पर है, एक इधर भी हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, ये बहुत सारी हैवर्शियन कैनाल्स होती हैं। अब इन हैवर्शियन कैनाल्स को बोन, ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है बोन का, आप सोचो कि ऐसी थोड़ी दिखती है बोन, ये हमने बोन का एक क्रॉस सेक्शन लिया और उसको एकदम डिटेल से देख रहे हैं, एकदम डिटेल से। तो हैवर्शियन कैनाल्स, ये दो हैवर्शियन कैनाल्स को जोड़ने वाली कैनाल होती हैं, उनको हम बोलते हैं वॉल्क्समैन कैनाल, वॉल्क्समैन कैनाल, ठीक है। अब ये दोनों जो दोनों कैनाल्स होती है ना, इनकी ये मैमेलियन बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअली में प्रेजेंस ऑफ दीज कैनाल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन्स। तो वॉल्क्समैन कैनाल और हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट इन मैमेलियन बोन्स। समझ गए हो मेरी बात को। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, हाँ ये बोन टिश्यू हो गया, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अब ये आपके ये सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये रिंग्स दिख रही हैं आपको, ये हैवर्शियन कैनाल के अराउंड, ये रिंग्स, इन्हीं रिंग्स को हम बोलते हैं लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। और इन्हीं लैमिली पर प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। किसके अंदर? लैक्यूनी के अंदर। यहाँ पर ये देखो लैक्यूनी है, मैंने येलो कलर में शो किया, आप देख पा रहे हो ना, ये लैक्यूनी है जिनको मैंने येलो कलर में शो किया। थोड़ा सा मैं जूम करके फिर से दिखाता हूँ आपको, जूम कर लेते हैं येलो, अभी दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। ये लैक्यूनी है और ये जो लैक्यूनी है इनके अंदर ये ब्लैकिश आपको जो दिखाई दे रही हैं, दीज आर बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसमें अच्छे से शो नहीं कर रखा है, तो ये चीज़ें हैं बोन। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जूम आउट हो गया अच्छे से, हाँ हो गया, ठीक है, जूम आउट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है जनाब। और ये तो बहुत ही ज़्यादा जूम आउट हो गया। अच्छा और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त चल रही है ना एकदम। देखो डिमोटिवेट नहीं होना है हमें, एकदम खुद पे ऐसे रखो, मुझे सब आता है भाई, मुझे सब आता है, किसी को कुछ आई नहीं है, मुझे सब आता है, मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, इसी बात पर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन बता देता हूँ। वैसे एनसीईआरटी तो फिर भी मैं बाहर ही जा रहा हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा एज के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, अब ये मैंने एक लॉन्ग बोन बना दी है। अब इसके अंदर इसका ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये जो एंड्स हैं इसके, दिस पोर्शन इज नोन एज एपिफाइसिस, ठीक है। और ये जो मिडल पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डायफाइसिस। एपिफाइसिस, ठीक है, अपर एंड लोअर, ये दो कॉर्नर्स हैं उनको हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं एपिफाइसिस, डायपिफाइसिस, ठीक है। अच्छा, ये जो एपिफाइसिस वाला रीजन होता है ना, इस रीजन में बोन है ना वो सॉफ्ट होती है अंदर से, ठीक है, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। देखो कुत्ता कभी भी है ना बोन के मिडल वाले पोर्शन को नहीं खाता, वो यहाँ से ऊपर से ये टारगेट करता है इस वाले पोर्शन को, जो ये बल्ज आउट सा है ना, इस पोर्शन को हमेशा टारगेट करता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है अंदर से, तो इसको वो आराम से क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, मतलब, ठीक है, बीच वाले पोर्शन को ज़्यादा वो असर नहीं कर पाएगा। तो स्पॉन्जी बोन। और ये जो डायपिफाइसिस वाला रीजन होता है, दिस इज वेरी हार्ड टाइप, है ना, हार्ड तरीके का होता है, तो इसको कॉम्पैक्ट बोन बोल देते हैं। दिस इज स्पॉन्जी बोन एंड दिस इज कॉम्पैक्ट बोन, इस रीजन को कॉम्पैक्ट बोन बोल दिया भाई। ये कॉम्पैक्ट वाली बोन है, स्पॉन्जी वाली बोन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको लिख रहे होंगे बोन प्लेट होती हैं, इनको बोन प्लेट्स बोलते हैं, ट्रैबिक्यूली बोल देते हैं, ट्रैबिक्यूली या बोन प्लेट एक ही बात है। अच्छा, अब बोन मैरो भी सुना होगा भाई, बोन में बोन मैरो होता है, तो कहाँ होता है? तो बोन मैरो पहले मैं ये बता देता हूँ कि दो तरीके का होता है, रेड बोन मैरो
और येलो बोन मैरो होता है। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है ना, इसके अंदर तो येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है यहाँ सेंट्रल कैनाल, इस वाली कैनाल के अंदर। और स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर, यहाँ पर देखो ये रेड बोन मैरो होता है। ये मैंने रेड दिखाया नहीं, बट रेड बोन मैरो होता है ये, ठीक है। ये स्पॉन्जी बोन में होता है। तो रेड बोन मैरो केवल स्पॉन्जी बोन में होता है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर तो येलो बोन मैरो होता है। कुछ और पढ़ लेते हैं। स्पॉन्जी बोन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्पॉन्जी बोन के अंदर हैवर्शियन और वोल्क्समैन कैनाल एब्सेंट होती हैं, ये याद रखना। ये स्पॉन्जी बोन के अंदर, ये देखो कैनाल दिख रही हैं आपको, नहीं दिख रही नॉर्मली, अब ऐसे देख लो, समझने के लिए देख सकते हो ना, दिखने में आपको कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ये देखो कैनाल दिख रही है, तो आप बोल दोगे कि कैनाल प्रेजेंट है, समझ गए हो। और येलो बोन मैरो होता है, समझ गए हो मेरी बात को। और यहाँ पर रेड बोन मैरो है। अब रेड बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसीज बनती हैं। तो इट इज द साइट ऑफ हीमोपोइसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन पार्ट इज साइट ऑफ हीमोपोइसिस, स्पॉन्जी बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन। तो स्पॉन्जी बोन करोगे आप। स्पॉन्जी बोन के अंदर कैनाल्स एब्सेंट होती हैं एंड इट इज साइट ऑफ हीमोपोइसिस, और यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन कैनाल में ये देखो येलो बोन मैरो भरा हुआ रहता है। ये वाला पार्ट थोड़ा हार्ड ही होता है, ठीक है। अब इससे हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन ज़्यादा पढ़ा दी। इतना ज़्यादा वैसे आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। अब सजेस्ट कि आप याद रख ही लो, क्या प्रॉब्लम है, याद रख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। कुछ क्या पता कभी कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाए तो हेल्प मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा अरे एनसीईआरटी से ये तो सिलेबस से बाहर आ गया सारा पेपर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी देखो नेक्स्ट अभी है ना, ये चैप्टर फिनिश होने वाला ही है यार, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा चैप्टर एकदम, थोड़ा सा मस्कुलर टिश्यू के बारे में और थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के बारे में, फिर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। कॉकरोच के लिए एक अलग मैं वन शॉट बना दूंगा जिसमें हम कॉकरोच पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।